हो ही नहीं सकता अदर देन जावास्क्रिप्ट। बैकएंड वाला पार्ट हम लोग हैंडल करेंगे यूजिंग एडवांस जावा। और अगर आपको लगता है मैं मर्न भी करना चाहूं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, क्योंकि एक बार अगर आपने जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ लिया, खास तौर पे अगर आपने रिएक्ट अच्छे से पढ़ ली, तो फिर आप मार्केट में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हैं। रिएक्ट वो लाइब्रेरी है, इसके बारे में आगे बातचीत होगी, रिएक्ट वो लाइब्रेरी है जो आपकी स्किल्स को, आपकी नॉलेज को एक लेवल ऊपर ले जाएगी। फ्लिपकार्ट सब जानते होंगे, कभी ट्राई कीजिएगा। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपना कोड बेस रिएक्ट पे शिफ्ट कर लिया है। अभी तक फ्लिपकार्ट रिएक्ट यूज नहीं करती थी, अब फ्लिपकार्ट रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन हो गई है। क्या होती है रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन, क्या मतलब होता है रिएक्ट यूज करने और नहीं करने का, वो चीजें भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या कवर अप करेंगे, मैं वो क्लैरिफाई कर दूं। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें शुरुआत होगी जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के साथ। हर लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट के भी फंडामेंटल्स होंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स, डेटा टाइप, लूप, इफ एल्स, ऑब्जेक्ट, एरे, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। एरे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, खास तौर पे अगर आप मर्न बैच के स्टूडेंट हैं। एरे जावास्क्रिप्ट का वो टॉपिक है जो आगे तक, बैकएंड तक आपको अपने कोर्स के अंदर यूज करना पड़ेगा। एक बार जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हो गए, तो आप मानते होंगे हर लैंग्वेज में कुछ ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होता है। फॉर एग्जाम्पल सी में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है पॉइंटर्स को, जावा में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग और कलेक्शंस को। ऐसे जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है डॉम प्रोग्रामिंग को। वर्ड पे मत जाइए, डॉम वर्ड देखकर आप कंफ्यूज होंगे, सर ये डॉम क्या होता है। इन शॉर्ट सुन लीजिए, जब भी आप किसी वेबसाइट से इंटरैक्ट करते हैं, जो भी आपके इंटरैक्शन का आपको वहां रिजल्ट दिखता है, उन सब के पीछे काम कर रहा होता है डॉम। उदाहरण के तौर पे आप गूगल पे जाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हैं, गूगल कुछ सजेशंस देता जाता है। बैकग्राउंड में काम कर रही है जावास्क्रिप्ट, और जो फीचर काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं डॉम। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं, उस वीडियो से रिलेटेड आपको साइड में एक रिकमेंडेशंस की लिस्ट मिलती है। ये रिकमेंडेशन की लिस्ट जनरेट होती है सर्वर साइड पे, लेकिन आपको आपके ब्राउजर में ये लिस्ट दिखाने का काम कर रही होती है जावास्क्रिप्ट। और इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी लगी है, वो लगी है डॉम, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इन शॉर्ट, अगर जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल और सीएसएस से इंटरैक्ट करना है, तो वो जिस तरीके से इंटरैक्ट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे डॉम। अगर आपने डॉम नहीं पढ़ा, आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, फिर तो रेज्यूमे में लिखना ही नहीं चाहिए कि हमको जावास्क्रिप्ट आती है। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट का। इसके बाद, जैसा मैंने अभी 5 मिनट पहले कहा, हर लैंग्वेज अपने आप को इंप्रूव करती है, हर लैंग्वेज अपने अंदर नए नए फीचर्स लेकर आती है। कभी आप जावा पे गौर करिए, जावा हर 6 महीने में अपना नया वर्जन लाती है। पाइथन हर 2 से 3 महीने में अपना नया वर्जन लाती है। सी प्लस प्लस हर 3 साल में अपना नया वर्जन लाती है। और जावास्क्रिप्ट हर 1 साल में अपना नया वर्जन लॉन्च करती है। और जावास्क्रिप्ट ES6 ऑनवर्ड्स अपने आप को मॉडर्नाइज कर चुकी है। अगर आपको लग रहा है सर ये ES क्या है, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। इन शॉर्ट, आप इंटरनेट पे कभी भी ढूंढेंगे, आप कोई भी इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आप ये नहीं बोलना कि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है। जावास्क्रिप्ट पुरानी जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं। आप बोलेंगे आपने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, वो बोलेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मतलब, आप बोलना मैंने ES पढ़ा है। ES का फुल फॉर्म होता है ECMAScript। और जावास्क्रिप्ट जब से मॉडिफाई होना स्टार्ट हुई है, वो साल था 2015। आ तो गई ये मार्केट में 1997 से थी, लेकिन 1997 से लेकर 2015 तक जावास्क्रिप्ट ने गुमनामी का जीवन जिया है। कोई नहीं पूछता था जावास्क्रिप्ट को, कोई जावास्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देता था। 2015 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आज जावास्क्रिप्ट दुनिया की टॉप लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। ये इम्पॉसिबल माना गया है कि अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स करें और उसमें जावास्क्रिप्ट शामिल ना हो। आज अगर आप स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे पे बिलीव, स्टैक ओवरफ्लो जानते हैं, जब आप कोडिंग करते हैं तो आप कहीं फंसते हैं, जब फंसते हैं तो आप जब भी गूगल पे कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, 99.9% चांसेस हैं वो सोल्यूशन जिस वेबसाइट पे मिलेगा उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। और स्टैक ओवरफ्लो की टीम का यह मानना है 65% डेवलपर्स आज मार्केट में काम कर रहे हैं ऑन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। इतने किसी और लैंग्वेज के डेवलपर्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। इसलिए जरा भी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे जावा के अलावा किसी और लैंग्वेज में कैरियर बनाना हो, सुना है जावा बहुत पॉपुलर है लेकिन मेरे से जम नहीं रही है जावा, फिर दूसरा मौका है आपके पास अपना कैरियर बनाने का। इसको एक बार दिल से अच्छे से इस लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, बहुत लंबे समय तक ये लैंग्वेज आपके साथ रहने वाली है। बहुत कुछ इस लैंग्वेज के अंदर है जो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन, एक सॉलिड कैरियर बेस देने का दम रखता है। इतना कि बड़ी बड़ी कंपनीज सीधे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स को पिकअप कर रही हैं। और वो चीजें के लिए आपको आनी चाहिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को हम लोग बोलते हैं ES। इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट डज ES स्टैंड फॉर, E स्टैंड्स फॉर ECMA,
एस स्टैंड्स फॉर स्क्रिप्ट। इसके बारे में आपसे अगले लेक्चर में बात करूंगा कि सर जावास्क्रिप्ट और ईएस इनमें कोई रिलेशन है क्या, और अगर है तो अपने आप में क्या है। आप शॉर्ट में बस इतना मान लीजिए, मॉडर्न वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईएस। इसको हम ईएस बोलते हैं, और ये ईएस का पदार्पण जावास्क्रिप्ट की लाइफ में हुआ 2015 से। 2015 के बाद फिर जावास्क्रिप्ट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हर साल जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन आ चुका है। तो ES 6 आई थी कब? 2015 में। अभी चल रहा है 2023। हाल ही में जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन लॉन्च हुआ है जिसका नंबर पड़ा है ES 14। तो हम ES 6, ES 7, ES 8 इन सबको भी कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि आप वो पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट नहीं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ें। और उस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, जैसे एरो फंक्शंस, फॉर ईच मेथड। ये जावास्क्रिप्ट की बैकबोन है, जिसके बिना जावास्क्रिप्ट आज की डेट में अधूरी मानी गई है। ये करने के बाद हम चलेंगे जावास्क्रिप्ट के एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पे, जिस फीचर का नाम होता है एजेक्स। अभी तक आप जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे वो ब्राउजर में काम करेगी, लेकिन एजेक्स पढ़ने के बाद पहली बार आपका जावास्क्रिप्ट कोड सर्वर के साथ करने लगेगा इंटरैक्ट। सर्वर पे कुछ कोड्स होंगे जो आप अपनी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के थ्रू पुल करेंगे। और अगर आपको लग रहा है एजेक्स का कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो आप रिकॉल करिए, आप जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं, राइट? कमेंट्स पढ़ते पढ़ते अगर आप सी मोर कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो वीडियो रुक जाता है कि वीडियो प्ले होता रहता है? प्ले होता रहता है ना। पीछे काम कर रहा है एजेक्स, दैट इज एजेक्स। आप अभी मैं गूगल पे सर्च करने की बात कर रहा था, आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, जो टाइप करते हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सर्च टर्म्स मिलते हैं, पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है एजेक्स। फेसबुक पे आपने देखा होगा, फेसबुक पे आपको कोई पोस्ट दिखती है, थोड़ी कम दिखती है, नीचे लिखा होता है सी मोर। क्लिक करते हैं तो वो पोस्ट एक्सपैंड हो जाती है, पूरा डेटा दिखता है, फिर क्लिक करते हैं श्रिंक हो जाती है। काम कर रहा होता है एजेक्स। कभी फेसबुक पे आपने गौर करा नेक्स्ट नहीं आता है? फेसबुक पे कभी स्क्रॉल करते वक्त गौर करा, वहां कोई नेक्स्ट पेज नहीं होता, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, सर्वर से डेटा आता रहता है, आता रहता है। सबके पीछे काम कर रहा है एजेक्स, और एजेक्स के साथ जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी जिसको हम लोग यूज करेंगे, जिसका नाम होगा jQuery। अगर आपको लग रहा है एजेक्स करता क्या है, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आपको दे दूं। एजेक्स आपके जावास्क्रिप्ट कोड को सर्वर से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। क्यों हमें सर्वर से क्यों इंटरैक्ट करना है? बहुत सारे कामों में करना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप जीमेल पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, करेक्ट? क्या करते हैं आप अकाउंट बनाते वक्त? सबसे पहला काम क्या करते हैं? तो आप बोलोगे मैं अपनी यूजर आईडी चूज करता हूं, जो मेरी ईमेल आईडी बनेगी। कभी आपने गौर करा कि आप जो भी ईमेल आईडी लिखते हैं, लिखने के बाद जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकलते हैं, आपको जीमेल दो में से एक मैसेज देता है, या तो यूजर आईडी अवेलेबल या तो यूजर आईडी इज नॉट अवेलेबल। बुद्धि लगाइए, जीमेल की जो यूजर आईडीज यूज हो रही हैं वो आपके ब्राउजर में नहीं है, वो जीमेल के डेटाबेस में है। और जीमेल का डेटाबेस जीमेल के सर्वर पे है। आपका कोड चल रहा है ब्राउजर के अंदर। कैसे ब्राउजर को पता चला कि ये ईमेल आईडी किसी और ने यूज कर रखी है? काम कर रहा है बैकग्राउंड में एजेक्स। जब जब आप कोई ऐसा कोड लिखोगे जहां सर्वर से इंफॉर्मेशन पुल करनी पड़ेगी, वहां काम करेगा एजेक्स। आप बहुत सारी एप्स देखते होंगे जिनको हम बोलते हैं वेदर एप्स, जो आपको बता देंगे आप सिटी का नाम डालो, वो बता देंगे सिटी में आज का टेम्परेचर या आज का वेदर कैसा रहने वाला है, आज भोपाल में कैसा वेदर रहने वाला है, अगले 5 दिन भोपाल में बारिश होगी कि नहीं होगी, ये जानकारी किसके पास है? तो जवाब ये जानकारी उन सर्वर्स के पास है जो वेदर का डेटा रखते हैं। आपका कोड उन सर्वर से डेटा पुल करे, पेज पे शो करे, ये सारे काम करने के लिए हम यूज करेंगे एजेक्स। बिना एजेक्स के भी जावास्क्रिप्ट उतनी ज्यादा पॉपुलर, उतनी ज्यादा फंक्शनल नहीं हो पाती। और जब एजेक्स पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे jQuery की भी। डॉम भी सर्वर से इंटरैक्ट कर रहा है? नहीं हर्ष, एब्सोल्युटली रॉन्ग। डॉम आपके वेब पेज के एलिमेंट से इंटरैक्ट कर रहा है। चलो हर्ष, मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं आपको। मैं चाहता हूं मैं अपने वेब पेज पे एक बटन दबाऊं, जिस बटन के क्लिक होते ही मेरे वेब पेज का कलर रेड हो जाए। इसमें सर्वर का क्या रोल है हर्ष? जल्दी बताओ। एक बटन है, जिस बटन के क्लिक होते ही मेरे वेब पेज का कलर रेड हो जाए, इसमें सर्वर का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है ना, ये डॉम है, ये डॉम है। और अगर मैं चाहता हूं मैं एक बटन क्लिक करूं और जो वीडियो प्ले हो रहा है उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे कमेंट मुझे मेरे पेज पे दिखें, क्या लगता है आपको? सारे कमेंट आपके पास हैं, सारे कमेंट डेटाबेस में स्टोर्ड हैं, डेटाबेस में स्टोर्ड हैं। काम कर रहा होगा एजेक्स। एजेक्स की मदद से हम अपने वेब पेज के HTML और CSS से इंटरैक्ट नहीं करते, एजेक्स की मदद से हम सर्वर से इंटरैक्ट करके डेटा पुल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटा चाहिए वो हमारे पास नहीं है, वो डेटा किसके पास है? सर्वर के पास है। एक और उदाहरण सुनो, आपको तुरंत समझ में आएगा। एक एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन, जिसमें मैं भोपाल डालूं, दिल्ली का नाम डालूं और मुझे भोपाल से दिल्ली की सारी ट्रेन की लिस्ट मिल जाए। क्या लगता है आपको, भोपाल से दिल्ली जो जो ट्रेन चलती है वो किसके पास है?
तो आप बोलोगे सर IRCTC के डेटाबेस के पास है, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए आप यूज करोगे एजेक्स। आपके पास नहीं है भोपाल से दिल्ली में ट्रेन कौन सी चल रही हैं, दिस इज नॉट डॉम, दिस इज एजेक्स। करेक्ट हुआ? तो एजेक्स का मतलब पुलिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर, और वो भी आप सीखोगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी, हालांकि ये उतनी पॉपुलर अब आज के डेट में नहीं रह गई है क्योंकि ईएस ने इसको सुपरसीड कर लिया है, लेकिन आज भी आप इंटरव्यू फेस करोगे और अगर आप बोलोगे ना हाँ मुझे jQuery आती है, तो आपका एज बढ़ जाएगा कंपेयर टू अदर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स, क्योंकि आज भी जो पुरानी एप्लीकेशंस चल रही हैं उनमें यूज हो रही है एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी जिसका नाम है jQuery, जिसकी मदद से आप तरह तरह के एनिमेशंस के इफेक्ट्स ला सकते हैं, तरह तरह के अपने वीडियोस या किसी तरह का प्लेयर बनाकर अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये आप सभी लोग पढ़ेंगे। सब लोग में कौन आ रहा है? वो भी आ रहा है जिसने मर्न लिया है, वो भी आ रहा है जिसने एडवांस जावा का पार्ट लिया है, यानी जिसने जावा का फुल स्टैक लिखा है। इसके बाद एडवांस जावा वाले एडवांस जावा की तरफ चले जाएंगे। मर्न वालों का शुरू हो जाएगा मर्न वाला पार्ट, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड रिएक्ट जेएस। रिएक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब डेवलपमेंट कंपनी काम कर रही है जिसका नाम मेटा है। पूरी इंस्टाग्राम इसके ऊपर कोडेड है, राइट? इंस्टाग्राम पूरी ऐप रिएक्ट जेएस को यूज करती है। आप बहुत सारी एप्स अपनी लाइफ में यूज करते हैं, उन सब के पीछे काम कर रही है रिएक्ट जेएस। नेटफ्लिक्स यूज करा है? कभी करा हो? कभी आपने नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियो वगैरह देखा हो, काम कर रहा होता है वहां पर रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस वो लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो आज हर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा पावर देती है। मतलब आप इतना भी बोल दोगे ना हाँ मैं रिएक्ट सीख रहा हूं, हाँ मुझे रिएक्ट आती है, इंटरव्यू में आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। कंपनी को लगेगा कि यार ये बेसिक जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ मॉडर्न चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ के आ रहा है, तो ये बंदा हमारे लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो सकता है। और मर्न में तो आपको ये पढ़ना ही है क्योंकि मर्न में जो 4 लेटर हैं MERN, उनमें जो M है उसका नाम है मोंगोडीबी, जो E है उसका नाम है एक्सप्रेस, जो R है उसका नाम है रिएक्ट, और जो N है उसका नाम है नोड.js। जो एडवांस जावा वाले हैं वो ये सारी चीजें पढ़ेंगे एडवांस जावा में। जैसे आप लोग अभी SQL पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप मोंगो की जगह इंटरैक्ट करेंगे विद SQL डेटाबेसेस। जो मर्न वाले हैं वो लोग इंटरैक्ट करेंगे विद नो SQL डेटाबेसेस। अभी टेंशन मत लीजिएगा ये क्या बोले जा रहे हैं आप, SQL नो SQL, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ आपके कानों में वर्ड्स डाल रहा हूं मैं कि वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आप इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है सर मैं रिएक्ट पढ़ सकता हूं अगर मैं जावा फुल स्टैक का स्टूडेंट हूं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और पढ़ सकते नहीं है, पढ़ना चाहिए। आप कहीं भी पढ़िए, यहां पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, बट अपनी स्किल्स अपग्रेड करिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट सब पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट इतनी जावास्क्रिप्ट तो पढ़ता ही है कि उसका थोड़ा बहुत वेब पेज पे काम चल जाए, बट अपने आप को एज देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ें कम से कम एक टेक्नोलॉजी जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है, और वो है अपने आप में रिएक्ट। और बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, सर्वर पे जावा का कोड चल रहा है और ब्राउजर पे आप अपना कोड चला रहे हैं इन रिएक्ट। बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। बैकएंड जावा पे लिखो, फ्रंट एंड कोड करो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज यही करती हैं, राइट? ठीक, तो ये आपका टोटल सिलेबस होगा। मर्न वाले यहां तक जाएंगे और एडवांस जावा वाले jQuery के बाद अपना पाथ बदल लेंगे और आप पैरेलली आ जाएंगे ऑन एडवांस जावा। ठीक है, तो ये तो रहा हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का डाउट, सर इसका रिप्लेसमेंट किसने किया है? किसका रिप्लेसमेंट? एंगुलर। एंगुलर गूगल की टेक्नोलॉजी है, एंगुलर रिएक्ट के कंपटीशन में है। लेकिन आज अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको किस दिन, दोनों को कंपेयर करेंगे। और किससे कंपेयर करेंगे? गूगल से ही कंपेयर कराएंगे। गूगल के पास एक टूल है जो मार्केट में पॉपुलर टेक्नोलॉजीज का कंपैरिजन करता है, और गूगल का ही टूल बताएगा कि मेरी एंगुलर रिएक्ट के पीछे चल रही है। रिएक्ट आज दुनिया में नंबर 1 जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है ना कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे रेज्यूमे को बूस्ट दे दे, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्ट वाला पार्ट। और अच्छी बात यह है, रिएक्ट के लिए इनमें से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको पढ़ते वक्त रिएक्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रिएक्ट पढ़ते वक्त ना आपको नोड चाहिए, ना एक्सप्रेस चाहिए, ना मोंगो चाहिए। रिएक्ट पढ़ते वक्त आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। यहां तक जो आप देख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक, इसको बोलते हैं वेनिला जेएस। क्या बोलते हैं? वेनिला जेएस। मैंने 10 में से 9 बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, सर ये वेनिला जेएस क्या होता है? पहली बात तो बताइए, वेनिला क्या होता है? आइसक्रीम का एक बेसिक फ्लेवर होता है, जिस फ्लेवर पे दूसरे फ्लेवर में आते हैं तो दूसरी आइसक्रीम्स बनती हैं। तो हर आइसक्रीम में वेनिला तो होती है ना, मानते हैं ना आप? वहीं से ये नाम निकला है। तो
तो ये जो पॉइंट नंबर 4 तक आप पढ़ेंगे ना, इसको जेएस भी बोल सकते हैं आप, इसको लोगों को ये कहते हुए भी सुनेंगे वेनिला जेएस। जैसे वो आपसे पूछेंगे तुमने प्रोजेक्ट में वेनिला जेएस यूज करी है, क्या यूज करा है? अब आप उनको पता नहीं होगा तो सोचेंगे वो पूछ रहा है आइसक्रीम खाते हुए प्रोजेक्ट बनाया है क्या, वेनिला जेएस यूज करी है। वो ये पूछना चाह रहा है आपसे तुमने जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी यूज करी है या सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करके प्रोजेक्ट बनाया है। तो अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करके प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप बोलोगे मैंने वेनिला जेएस यूज करी है। आप लोगों नहीं मैंने रिएक्ट यूज करा है, जेक्वेरी यूज करा है, तो फिर आप वेनिला जेएस नहीं, फिर आप यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज। हम दोनों पढ़ेंगे ताकि आपको ये पता चले विदाउट लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, और जब रिएक्ट आ जाती है तो जावास्क्रिप्ट की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। सो पॉइंट नंबर 4 तक वी आल्सो कैन से वी आर लर्निंग जेएस, वी आल्सो कैन से वी आर लर्निंग वेनिला जेएस। वेनिला जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट विदाउट एनी लाइब्रेरीज। सर विच इज पॉपुलर इन बैकएंड, नोड और जावा? हर्ष इसका कोई जवाब नहीं है। आप मुझे बताओ सबसे पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर कौन है? बताओ, अब अपनी अपनी पसंद है कि नहीं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। मुझे तो मनोज वाजपेयी बहुत पसंद है, आप लोगों को सलमान खान पसंद होगा, राइट, रणवीर सिंह पसंद होगा, एसआर के पसंद होगा, एक्टिंग करे ना करे पसंद बहुत है सब, अपनी अपनी पसंद है ना। हाँ ऋतिक अपनी अपनी पसंद है, तो इसका कोई जवाब थोड़ी ना है। आप कैसे कह सकते हो कि सलमान खान सबसे अच्छे एक्टर हैं? होंगे, दिखने में बहुत सुंदर होंगे, कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, है ना, लेकिन टेक्निकली अगर आप सोचे तो अपनी अपनी पसंद है। इसलिए सवाल को, इस सवाल में कभी जिंदगी में मत उलझना। सबसे अच्छी, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस का सवाल, अगर कोई टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती तो दुनिया की हर कंपनी उसको यूज क्यों नहीं करती है? फिर बाकी टेक्नोलॉजीज को पनपने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तो आप जब बड़े हो जाओगे ना, थोड़ा बड़े मतलब सॉफ्टवेयर में बड़े हो जाओगे, जब एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तब आप डिसाइड करने के लेवल पे आओगे कि मैं प्रोजेक्ट में क्या यूज करूं। अभी आपको चूज नहीं करना है कि क्या यूज होता है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा है। दुनिया में जितने बैंक्स हैं वो कभी दूसरा थॉट नहीं देते सिवाय जावा के, लेकिन दुनिया में जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिज्नी हॉटस्टार नाम सुना है, जिसने अभी अभी एशिया कप को रिले करा था और अब आगे चल के वो बहुत सारे मैचेस रिले करने वाला है, वो सब यूज कर रहे हैं बैकएंड पे मर्न। जितना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, जितने ऑनलाइन वीडियोस हैं, वो सब यूज करते हैं बैकएंड पे मर्न टेक्नोलॉजी। जितनी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं वो सब यूज करती हैं बैकएंड पे जावा टेक्नोलॉजी। और आप ये भी मत सोचना कि एक टेक्नोलॉजी पढ़ ली जीवन सुधर गया फिर अगला कुछ पढ़ना ही नहीं है। हम सॉफ्टवेयर वालों की दुनिया में ये कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। आप अपना बेस इतना स्ट्रांग कीजिए कि आज से 4 साल बाद अगर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए तो आपको उस पर शिफ्ट होने में दिक्कत ना के बराबर जाए। इसलिए ये मत सोचना जावा पढ़ ली तो क्या 25 साल तक नौकरी में जावा ही मिलेगी, 5 साल मिलेगी, 10 साल मिलेगी, जावा के भी दिन पूरे होंगे, जावास्क्रिप्ट के भी दिन पूरे होंगे, ये लैंग्वेजेस हटेंगी और इनकी जगह दूसरी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी। आप मार्केट में बने तब रहोगे जब आप उस टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करने में केपेबल होगे। समझ रहे हो? इसलिए आप ये मत सोचो सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कोई नहीं है। मार्केट में डॉटनेट बहुत पॉपुलर है, जबकि मैं देखता हूं भोपाल में लोग डॉटनेट को पूछते तक नहीं है, बच्चों को पता तक नहीं है डॉटनेट क्या है। आप दिल्ली साइड जाइए, नोएडा साइड जाइए, ढेर जॉब्स आपको मिलेंगी ऑन डॉटनेट टेक्नोलॉजी। इसलिए इस सवाल में कभी मत उलझना सबसे अच्छा कौन है सबसे खराब कौन है। अच्छा खराब हमारी नॉलेज होती है, टेक्नोलॉजी कभी अच्छी खराब नहीं होती, टेक्नोलॉजी सूटेबल अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन होती है। अगर सिक्योरिटी आपकी प्राइम कंसर्न है तो आपको यूज करनी है जावा। अगर आपको लग रहा है मेरे कोड में मशीन लर्निंग बहुत लग रही है, एआई बहुत लग रहा है, आपको यूज करना चाहिए पाइथन। आपको लग रहा है मैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बना रहा हूं, मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बनाने का सोच रहा हूं जहां वीडियो ऑनलाइन रिले होगा, वहां आपको यूज करना चाहिए नोड और एक्सप्रेस को। ये बने ही इस तरीके की एप्लीकेशंस के लिए हैं। तो पहले पढ़ लीजिए, फिर हम इस लेवल पे आएंगे कौन अच्छा है कौन खराब है, ठीक है। अगर हम रिएक्ट तक पढ़ लिए, हाँ केवल रिएक्ट पढ़ लिए अलग से, उसका यूज ये होगा कि आप फ्रंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डेवलप कर पाओगे। उसका सबसे बड़ा यूज ये होगा आप ऐसी एप्लीकेशंस बना पाओगे जो सुपर फास्ट चलेंगी। चलो मैं किसी दिन फुर्सत होगा तो आपके सामने खोल के दिखाऊंगा। Amazon रिएक्ट यूज नहीं करती है, फ्लिपकार्ट रिएक्ट यूज करती है। अपन दोनों पे प्रोडक्ट सर्च मारेंगे, आप देखना फ्लिपकार्ट का रेस्पॉन्स टाइम और Amazon का रेस्पॉन्स टाइम में फर्क नजर आ जाएगा आपको। कभी आप खुद घर जाके ट्राई करना। रिएक्ट जो आपके पेज में रिएक्ट करेगी वो आपके पेज की स्पीड बढ़ा देगी, रिस्पॉन्स टाइम कम कर देगी, यूजर टाइप करेगा और तुरंत उसके सामने प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। इसलिए धीरे धीरे आप देखना जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है सब रिएक्ट और एंगुलर की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जी। फ्लिपकार्ट का रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, बहुत फास्ट है फ्लिपकार्ट, और वो इसी कारण से है कि वो रिएक्ट के अपने कोड बेस को उन्होंने रिएक्ट पे शिफ्ट करा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। तो ये तो था आपके लिए ओवरव्यू के हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब मुद्दे की बात करते हैं,
और शुरू करते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट से पहला इंटरैक्शन। ठीक है, नोट्स अपने आप लिखते चलिएगा, वैसे सारी स्लाइड्स आपसे शेयर होंगी और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो पैरेलली डिक्टेट करूंगा, अफसोस सर लिखेंगे, तब आप जैसे उतारते थे वैसे नोट डाउन करिएगा। जी 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 प्रशांत, चिंता मत करें, एजेक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, जे क्वेरी भी पढ़ाऊंगा, मत चिंता करें आप, सब कुछ अब मैं ही पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, अभी तो आगे पढ़ू, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ लें अब। चलिए आप सुनिए ध्यान से, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो आप भी जानते होंगे सर, जावास्क्रिप्ट मेरे ख्याल से तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, इतना तो आप भी जानते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना जावास्क्रिप्ट की इंसल्ट है। जावास्क्रिप्ट बहुत कुछ है। क्या है जावास्क्रिप्ट? ये आपके सामने जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट डेफिनेशन, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से पढ़िए। ऑनलाइन वाले पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, और ऑफलाइन वाले बता दीजिएगा आपने पढ़ लिया। तो मैं अपनी बातचीत शुरू करूं। ये है जावास्क्रिप्ट। मैं पढ़ने को बोल रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा सर, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, मैं समझाऊंगा ना, आप तो सिर्फ पढ़ लें, बस पढ़ लें। पढ़ लिया? ठीक, अब आप नोटिस करिए इस पूरी परिभाषा में 4 शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, बस यही जावास्क्रिप्ट है। इनको समझ लिया तो आपने जावास्क्रिप्ट का आज पहले दिन कम से कम सिलेबस समझ लिया। बस आगे चलकर उस सिलेबस को हमें करना होगा कवर अप। तो जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? तो जी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अभी समझाता हूं मैं आपको 2 मिनट में व्हाट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। नंबर 2, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज वाली लैंग्वेज है, जिसका प्राइमरी काम ब्राउजर के अंदर एक ही है, और ब्राउजर में उसका प्राइमरी काम है वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाना ना। क्योंकि आप सब जावास्क्रिप्ट में बिगनर हैं, एक एक को अपन ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। अभी बताइए जावास्क्रिप्ट के अलावा कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है आप लोगों ने? तो मैं उसी में, जावा पढ़ी है, बहुत बढ़िया। और मैं मान लूं सबने कॉमन तौर पे सी पढ़ी है ना? हो सकता है जावा कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ना आती हो, क्लास में कुछ को ना आता हो, तो मैं सी में आपसे बात करूंगा और बहुत सिंपल बात करूंगा। मुझसे सोचिएगा सी तो पढ़ी नहीं मैंने, एक वेरिएबल बनाना तो आता होगा सी में, बस उतना ही चाहिए मुझे। तो आप मुझे बताइए, मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, उसमें 10 असाइन करना है। क्या मुझे सी में ऐसे लिखना पड़ता है, इंट ए इक्वल टू 10? तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसे लिखना पड़ता है आपको। आप भले इसको 2 लाइन में ब्रेक कर लो, लेकिन सर आपको ये इंट तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर को हम ही बताते हैं वेरिएबल की हम क्या रखने जा रहे हैं, डेटा टाइप। जब आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना सीखेंगे ना आने वाले दिनों में, तब आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट में हम प्रोग्रामर्स कभी नहीं बताते हैं जावास्क्रिप्ट को कि वेरिएबल की क्या रखनी है अपन को डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट खुद ही डिसाइड कर लेती है वैल्यू के अनुसार डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे सर इसका जावास्क्रिप्ट का वर्जन अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा var a इज इक्वल टू 10, या फिर हम लिख सकते हैं let a इज इक्वल टू 10। परेशान मत होना, मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनेमिकली टाइप। अब आप सब मुझे बताइए, क्या वैर नाम से ये पता लग रहा है कि डेटा टाइप क्या है? नहीं ना। आप इतना अंदाजा लगा पा रहे होगे सर वैर माने वेरिएबल? जी, वैर माने वेरिएबल। और अगर आप मैथ्स याद करें अपने स्कूल के दिनों की, तो मैथ्स में तो ऐसे ही लिखते थे हम, लेट एक्स इक्वल टू 10। तो जावास्क्रिप्ट भी इसको यूज करती है। इनकेस यू आर वंडरिंग सर ये दोनों कौन है, ये दोनों जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं, जो हमें मदद करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करें। और जावास्क्रिप्ट खुद ये कहती है तुम मत बताओ डेटा टाइप, मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी बाय लुकिंग एट द वैल्यू कि तुम्हारे वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होनी है। अब जावास्क्रिप्ट क्या मानकर चल रही है कि आपने अगर ए में 10 असाइन करा है तो ए की डेटा टाइप नंबर। थोड़ा सा झटका लगेगा आपको, जावास्क्रिप्ट में इंटीजर्स और फ्लोट्स नहीं होते। जावास्क्रिप्ट में पॉइंट वाली वैल्यू भी नंबर है, बगैर पॉइंट वाली वैल्यू भी नंबर है। सो व्हाट जावास्क्रिप्ट व्हाट इज 10 नंबर, फॉर जावास्क्रिप्ट व्हाट इज 1.9 नंबर। जबकि सी आप जान, बिल्कुल सही, जस्ट लाइक पाइथन। वेरी गुड प्रथम, राइट, बिल्कुल पाइथन की तरह जावास्क्रिप्ट इस बिहेवियर को मानती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैंने सी में ए को इंट बोला है, सुनना ध्यान से, तो मैं ए में जो चाहे वो इंटीजर असाइन करूं चलेगा, लेकिन क्या मैं ए में सचिन डाल सकता हूं? तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी सी पढ़ी है तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो कंपाइल भी नहीं होने वाला। मैं पूछूंगा क्यों, क्यों नहीं होने वाला कंपाइल? आप बोलोगे सर ये जो सचिन है ये तो एक स्ट्रिंग है, ये कैसे जा सकता है एक इंटीजर में? इसलिए हम बोलते हैं सी इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, कैसी लैंग्वेज? स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। क्या मतलब है? सी बोलती है जो तुमने एक बार डेटा टाइप बता दी, फिर मेरा कंपाइलर उसी पे स्टिक कर जाएगा
और तुम कितना भी वैल्यू चेंज करो, वैल्यू बदल लो, लेकिन वैल्यू की नहीं बदल पाओगे टाइप। आप जावा के बैकग्राउंड से हैं, जावा भी ये मानती है। जावा की जगह पाइथन अगर आप कर रहे हो तो पाइथन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सी, सी प्लस प्लस और जावा कितनी लैंग्वेज? 3 लैंग्वेज उस परिवार को बिलोंग करती हैं जिस परिवार का नाम है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज। ये कहती हैं डेटा टाइप तुम्हें बतानी पड़ेगी और अपने वादे से मुकरना मत। अगर बोल दिया इंट तो पूरे प्रोग्राम में ए में सिर्फ रहेगा इंट, तुम नहीं डाल सकते ए के अंदर सचिन। जावास्क्रिप्ट बोलती है कोई टेंशन नहीं है दोस्त, तुम ए में 10 डालो, आगे चलकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसी ए में सचिन डालना है, सचिन डाल देना। और अगर आगे चलकर तुम्हें लगे तुम्हें इसी ए के अंदर ट्रू फॉल्स डालना है, तुम ट्रू फॉल्स डाल देना। आप समझ पा रहे होंगे, ट्रू और फॉल्स बुलियंस होते हैं, सचिन स्ट्रिंग होता है, 10 नंबर होता है। कितने वेरिएबल बनाए आपने? एक। उस एक वेरिएबल में अलग अलग टाइप की वैल्यूज डाल दी, जबकि यहां वेरिएबल एक बनाया लेकिन वैल्यू भी एक ही टाइप की डाल पाए। सचिन रखना होगा तो एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ए नहीं रख सकता अपने अंदर सचिन। इस बिहेवियर को बोलते हैं डायनेमिकली टाइप। और उम्मीद करता हूं डायनेमिक शब्द का मतलब आप समझते होंगे। प्रोग्रामिंग की दुनिया में व्हेन समथिंग इज डायनेमिक वी से इट इज एक्टिंग एट रन टाइम। तो जावास्क्रिप्ट कोड के रन टाइम पे तय करती है कि वेरिएबल को क्या डेटा टाइप असाइन करनी। तो मुझे तो इस डिस्कशन से ये समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप होती नहीं है। नॉनसेंस, बिल्कुल गलत। अगर आप ये समझ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप होती है। आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि डेटा टाइप क्या होगी। डेटा टाइप है, डेटा टाइप लेस दुनिया में कोई लैंग्वेज नहीं होती। बट जावास्क्रिप्ट कहती है प्रोग्रामर टेंशन ना ले, ये टेंशन मेरा जावास्क्रिप्ट इंजन लेगा। जावास्क्रिप्ट में कोड को चलाने वाले का नाम है जावास्क्रिप्ट इंजन, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट कहती है प्रोग्रामर टेंशन ना ले, हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे, यानी लैंग्वेज अपने आप डिसाइड कर लेगी वेरिएबल को क्या देनी है डेटा टाइप। ये कहीं नहीं बोलकर आना मैं आज ये समझ के आया कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप ही नहीं होती है। आपने गलत समझ लिया, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप होती है। ना होती तो मैं क्यों बोलता कि ट्रू बुलियन है, सचिन स्ट्रिंग है, 10 नंबर है, डेटा टाइप होती है। बट हमें नहीं बताना पड़ता कि वेरिएबल को क्या डेटा टाइप अलॉट करो, हम सिर्फ वेरिएबल को असाइन करते हैं वैल्यूज। अब मैं कुछ डाउट ले लूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के। हाँ जी, अब बोलो आप लोगों को क्या क्वेरीज हैं। स्टैटिकली टाइप बिल्कुल ठीक, स्ट्रिक्टली टाइप बिल्कुल ठीक। सर मतलब कोई भी डेटा टाइप देते ही कहां है अश्विन? कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप ये बोलो। बिल्कुल ठीक, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, राइट। उसके बाद सर यहां सब रन टाइम पे करेगा तो स्लो होगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट ने कब कहा कि वो स्पीड के लिए है? जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए आपको स्पीड चाहिए तो आप उसके लिए अभी भी यूज करेंगे सी, सी प्लस प्लस। डायनेमिक डेटा टाइप होती है क्या? डायनेमिक डेटा टाइप नहीं होती है मोहम्मद तौफीक अख्तर, डायनेमिक डेटा टाइप नहीं होती है, डायनेमिकली वैल्यूज देते हैं अपन। और हम जो वैल्यू देते हैं लैंग्वेज उसके अनुसार डेटा टाइप डिसाइड करती है। अप्रोच खोल करना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम का, सर यहां पर गार्बेज कलेक्टर होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। बहुत आगे की बात आप कर रहे हैं लेकिन होता है। जावास्क्रिप्ट का नाम कैसे पढ़ा शशिकांत? बिल्कुल वैसे पढ़ा जैसे गुलाब जामुन का नाम गुलाब जामुन पढ़ा। ना उसमें गुलाब है ना उसमें जामुन है, लेकिन वो गुलाब जामुन है। इसकी कहानी सुनाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट कैसे नाम पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक, नेक्स्ट, वेयर और लेट में क्या फर्क है? वेरी गुड पवन। वेयर जावास्क्रिप्ट में ओरिजिनल टाइम से था, लेट ES6 ने इंट्रोड्यूस करा है जिसने जावास्क्रिप्ट को मॉडर्नाइज करा है। अभी टेंशन मत लो, हमें कौन सा यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं। अभी बस इतना मान लो वेरिएबल बनाने के दो तरीके हैं, वेयर से भी बनता है, लेट से भी बनता है। जी अंशुल, टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तब पड़ेगी जब आप कोई ऑपरेशन करेंगे। असाइन करेंगे तो कोई टाइप कन्वर्जन नहीं चाहिए। सर रिएक्ट फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज होती है? नहीं वेदांत, रिएक्ट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। Is it allowed to write data type like number? No, युवराज, you are not allowed to write data type like number. ये आप बस तभी करोगे जब आप फोर्सफुली किसी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज आप कभी डेटा टाइप का नाम नहीं लोगे। सर ऐप डेवलपमेंट का लिया कौन? मैं नहीं समझा, क्या क्या क्वेश्चन है ये? ऐप डेवलपमेंट का कोर्स लिया है ऐसा कुछ? ऐप डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट दो चीजों पे होगा, या तो एंड्रॉइड पे होगा या फिर iOS पे होगा। एंड्रॉइड पे होगा तो आप कॉटलिन या जावा पढ़ोगे, iOS पे होगा तो आप स्विफ्ट पढ़ोगे। सर ये भी ऊप्स पे बेस्ड है? जी बिल्कुल करुणा, ऊप्स पे बेस्ड है, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जैसे तुम्हारा नाम शशिकांत पड़ा, हाँ बिल्कुल ठीक है।
सर ठीक है, इट्स इजी, अरे एवरीथिंग इज इजी इशू। प्रोग्रामर के लिए कुछ मुश्किल होता है क्या? बताओ, एआई बना के बैठे हैं लोग, तुम कह रहे हो इट इज इजी। एवरीथिंग इज इजी, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, स्किल्स आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। सो इट मींस एट द टाइम ऑफ टाइप कास्टिंग वी ओनली यूज, यस एब्सोल्युटली ट्रू युवराज, एट द टाइम ऑफ टाइप कास्टिंग यू ओनली यूज द नेम ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। सिमिला में डेटा टाइप नहीं होती, नहीं बेटा, डेटा टाइप वहां भी होती है, बट वहां पर हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। करेक्ट, तो डेटा टाइप तो ऑब्जेक्ट की भी हुई ना, क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट, डायनेमिकली टाइप, यस और नो? पढ़ लो अब जरा ध्यान से और मुझे बताओ समझ आया? यही समझा आपने भी? वी डोंट हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिसाइड्स इट एट रन टाइम। रन टाइम पे जब वेरिएबल में वैल्यू आएगी, जेएस खुद ही तय कर लेगी वेरिएबल को डेटा टाइप क्या देनी है। अगला वर्ड आया था जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन उसमें एक लाइन और लगी हुई थी, ऑन द फ्लाई कंपाइल्ड। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है इंटरप्रेटेड और ऑन द फ्लाई कंपाइल्ड। डिटेल कहानी सुनाऊंगा अगले लेक्चर में, आप ट्रेलर देखकर जाओ। ठीक है, ये बताइए, बीइंग अ प्रोग्रामर, मैं मान लो आप सब प्रोग्रामर तो है ना, है ना, सबने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। आप ही मानते हो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में जो आप लिखते हो इट्स कॉल्ड एज सोर्स कोड, है ना? आप ये भी मानते हो आपके प्रोग्राम को जिसे रन करना है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे सोर्स कोड का एक अक्षर समझ नहीं आता, उसे एक ही भाषा समझ में आती है जिसे हम बोलते हैं मशीन कोड, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। और आपने दुनिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, ये जरूर सुना होगा कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हर लैंग्वेज, ना 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 ना, गलत बात, हर लैंग्वेज यूज करती है ट्रांसलेटर, है ना? ट्रांसलेटर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनपुट के तौर पे लेते हैं सोर्स कोड और आउटपुट के तौर पे जनरेट करते हैं मशीन कोड। बिल्कुल बच्चों वाले लेवल की बात मैं बता रहा हूं। जब पहली पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो हमको यही सिखाया जाता है, जो तुम लिखोगे वो सोर्स कोड होगा, बट तुम्हारा सोर्स कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा सोर्स कोड किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा और दुनिया की अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश टाइप की कोडिंग करती हैं और कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती, उसको हर चीज चाहिए इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। तो हर लैंग्वेज कहती है मेरे पास कोई ना कोई ट्रांसलेटर है जो इसको कन्वर्ट करेगा इनटू जीरो एंड वन। आपने सी पढ़ी है तो उस ट्रांसलेटर का नाम कंपाइलर है, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उस ट्रांसलेटर का नाम कंपाइलर है, आपने जावा पढ़ी है तो वहां दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अब आप अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे बताइए जावास्क्रिप्ट का जन्म कब हुआ? साल बताया था मैंने, 1997 जावास्क्रिप्ट का बर्थ ईयर है। जावास्क्रिप्ट मार्केट में 97 में लॉन्च हुई थी, राइट? जब जावास्क्रिप्ट 97 में लॉन्च हुई थी तो जावास्क्रिप्ट के पास एक ही ट्रांसलेटर होता था और उस ट्रांसलेटर का नाम होता था इंटरप्रेटर। सुनना ध्यान से, उस ट्रांसलेटर का नाम होता था इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर के साथ दिक्कत यह है, इंटरप्रेटर बहुत धीरे धीरे काम करता है। क्यों? इसकी डिटेल स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं आपको जावास्क्रिप्ट का काम करने का तरीका समझाऊंगा, जिसका टॉपिक होगा जेएस इंजन की वर्किंग, हाउ जेएस इंजन इंटरनली वर्क। बाय द वे, जेएस इंजन कौन है? जो आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को चलाता है। जैसे जावा वाले बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, जावा के प्रोग्राम को चलाने का काम जेवीएम का है। सी वाले समझ रहे होंगे, सी के प्रोग्राम को चलाने का काम की कहानी सुन लीजिए। तो जावास्क्रिप्ट जब 97 में आई थी तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लाई थी जिसका नाम था इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट का पुनर्जन्म कब हुआ? 2015 में हुआ, जब जावास्क्रिप्ट एक्मास्क्रिप्ट के नाम से पॉपुलर तौर पे जाने लगी। और जब जावास्क्रिप्ट का पुनर्जन्म हुआ तो जावास्क्रिप्ट अपने साथ दो ट्रांसलेटर्स लेकर आई। मेन ट्रांसलेटर आज भी इंटरप्रेटर है, लेकिन इंटरप्रेटर के साथ उसकी स्पीड को बूस्टअप करने के लिए जावास्क्रिप्ट एक और ट्रांसलेटर यूज करती है और उस ट्रांसलेटर का नाम होता है कंपाइलर। अगर आप ये जानना चाहते हैं सर जो मैं कंपाइलर जानता हूं ये उससे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वॉइस लैग कर रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करें, क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं ये समझा रहा था, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, क्या हम उसे सोर्स कोड बोलते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर। चलो मैं लिख के समझा देता हूं और सुनो आप।
आपके लिए चीजें जितनी सिंपल हो उतना आप बेटर रिलेट कर पाओगे। a = 10, क्या ये सोर्स कोड है? कैसी भी दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो लिख सकता हूं ना, सेमीकोलन लगाने नहीं लगाने का बस फर्क होगा। पाइथन में सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन ऐसा अधिकतर लैंग्वेज अलाउ करती है ना, a = 10। अब आप मुझे बताओ a = 10 एक इंसान के तौर पे आपको समझ आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ आ रहा है, a वेरिएबल में 10 जा रहा है, लेकिन आपके सीपीयू को समझ में नहीं आएगा। ये सोर्स कोड है और सीपीयू को चाहिए ये पूरा कोड इन 0 and 1। तो बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको जनरल भाषा में हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, जो a = 10 उठाएगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अब मैं ये समझा रहा था कि जब जावास्क्रिप्ट दुनिया में पहली बार आई 1997 में, तो जावास्क्रिप्ट के जो ट्रांसलेटर का नाम था वो था इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट 97 से लेकर 2015 तक इंटरप्रेटर के दम पे ही चलती रही, लेकिन 2015 में जब जावास्क्रिप्ट का पुनर्जन्म हुआ, बल्कि पुनर्जन्म भी मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा जावास्क्रिप्ट का पूरा पूरा फॉर्मेट बदला गया। तो और किसने बदला? गूगल ने बदला। गूगल इसमें सबसे आगे है। तो ये लोग लेकर आए दो ट्रांसलेटर्स। इन्होंने जावास्क्रिप्ट को मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के अनुसार, क्योंकि आज का वेब डेवलपमेंट बहुत हैवी है, बहुत सारे एनिमेशन, कलर, फॉन्ट यूज होते हैं, तो लैंग्वेज को पावरफुल होना पड़ेगा। तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट में दो ट्रांसलेटर्स ऐड करे। एक ट्रांसलेटर आज भी इंटरप्रेटर है, जो इसका मेन ट्रांसलेटर है वो अभी भी इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर के साथ इन लोगों ने एक और ट्रांसलेटर जोड़ दिया और उस एक और ट्रांसलेटर का नाम इन्होंने दिया कंपाइलर। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर जो सी लैंग्वेज में हम कंपाइलर का नाम सुनते हैं या जो हम जावा लैंग्वेज में कंपाइलर का नाम सुनते हैं, ये वही वाला कंपाइलर है कि उससे अलग है? ये बिल्कुल अलग है। जो C++ और जावा के कंपाइलर होते हैं वो कोड के रन होने से पहले कंपाइल करते हैं या रन होने के बाद कंपाइल करते हैं? तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, रन होने के पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं तभी तो प्रोग्राम जाकर रन होता है। ये कंपाइलर जरा डिफरेंट है। ये कंपाइलर आपके प्रोग्राम के रन टाइम पे आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करता है। इसलिए आपने अगर तो अच्छे से पढ़ो, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन द फ्लाई कंपाइल। तो अगर आपसे कोई ये बोलेगा जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर होता है कि नहीं, तो आप बोलना होता तो है, लेकिन वैसा वाला कंपाइलर नहीं होता जैसा बाकी लैंग्वेजेस में होता है। सबसे बड़ा फर्क ये है, बाकी लैंग्वेजेस का कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन काम करता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन काम करता है। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, वो अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में द वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जावास्क्रिप्ट में कितने ट्रांसलेटर हैं? दो ट्रांसलेटर हैं। मेन ट्रांसलेटर अभी भी इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर को बूस्ट करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए गूगल ने सबसे पहले आइडिया दिया और इन लोगों ने एक इंजन इंट्रोड्यूस करा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा। उस सॉफ्टवेयर को ये लोग बोलते हैं ऑन द फ्लाई कंपाइलर। इसको ऑन द फ्लाई भी बोलते हैं, बहुत जगह इसको जिट कंपाइलर भी बोलते हैं, जहां जिट का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। बोलो वापस, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ये है जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर। तो आज अगर आपसे कोई पूछता है तो मेनली जावास्क्रिप्ट में कौन ट्रांसलेट करता है, तो आप बोलना अभी भी मेनली ट्रांसलेट इंटरप्रेटर करता है। लेकिन पुरानी जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इंटरप्रेटर होता था। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में दो ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर भी मौजूद है और ऑन द फ्लाई कंपाइलर भी मौजूद है। ठीक है, फिर आता है तीसरा वर्ड। ये दो वर्ड क्लियर हो गए? अच्छा पढ़ो और पढ़ के बताओ समझ आया कि नहीं। कुछ कुछ आया थोड़ा बहुत, जो मैंने हिंदी बोली उसका इंग्लिश वर्जन। डिटेल में तो आ ही जाएगा अगले लेक्चर में। ये समझ में आया, नॉट प्री कंपाइल्ड लाइक C++। में प्री कंपाइल्ड क्यों बोलते हैं? कंपाइलर पहले काम करता है, बाद में कोड रन होता है। यहां रन होते होते कंपाइलर अपना ऑप्टिमाइजेशन करता है। कैसे, पढ़ेंगे आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आया है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज होती हैं। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप बोलोगे सर ये प्रोग्रामिंग का तरीका है और इसमें हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट ये सब बनाते हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट में 2015 से पहले क्लास नाम का कीवर्ड होता ही नहीं था, राइट। और जावास्क्रिप्ट कहती है तुम्हें मेरे यहां ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिना क्लास के तुम मेरे यहां क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट। बाद में जावास्क्रिप्ट की टीम को लगा कि जो जावास्क्रिप्ट पढ़ने आ रहा है, फेयर चांस है उसने कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी और वो बेचारा बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा अगर वो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनता हुआ देखेगा। आप मुझे बताइए, पाइथन बिना क्लास के कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देती।
C++ बिना क्लास के कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देती। दुनिया में सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा बिना क्लास के कभी नहीं बनाने देती ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट की टीम को लगा यार स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, क्योंकि जो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ने आ रहा है अगर उसने ऊप्स पढ़ी है तो वो तो चाहेगा क्लास बनाकर ऑब्जेक्ट बनाए। तो जावास्क्रिप्ट ने 2015 के बाद एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम उन्होंने दिया क्लास। उसके पहले बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनते थे, और इसलिए जावास्क्रिप्ट को हम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज हैं। ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जस्ट लाइक जावा लैंग्वेज। और इसमें हर साल जावा 99% मानते हैं लोग, 1% इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जावा लैंग्वेज में डेटा टाइप्स अलाउड होती हैं, जबकि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में डेटा टाइप्स नहीं होती, हर चीज होती है ऑब्जेक्ट। लेकिन जिन्होंने जावा अच्छे से पढ़ी है, उम्मीद करता हूं आपने भी पढ़ी होगी, वो इस बात का तर्क दे सकते हैं कि जावा हमें रैपर क्लासेस देती है जिसकी मदद से हम चाहें तो प्रोग्राम में से सारे वेरिएबल हटा दें और हर जगह यूज कर लें अपन ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप इस पे मत पढ़ना, आप तो टेक्निकली समझो बात को कि अगर हम ये कहते हैं जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो इसलिए क्योंकि जावा ऊप्स के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली करती है फॉलो। जावास्क्रिप्ट ऊप्स के रूल्स को बहुत रिलैक्स्ड रखती है। सबसे बड़ा रिलैक्सेशन तो यही है कि ये पहली शायद आपके करियर की लैंग्वेज होगी जो बिना क्लास के आपको बनाकर दे देगी ऑब्जेक्ट। जबकि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ के देख लो, अधिकतर लैंग्वेजेस बोलती हैं पहले क्लास बनेगी फिर क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट। इसलिए आप यही बोलेंगे जावास्क्रिप्ट 100% नहीं, लेकिन हाँ उसमें हम इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, उसमें हमको पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत हम क्लास भी बना लेते हैं। ये सब आप आगे चलकर सीखने वाले हैं। बस इतना मान लीजिए एक मिक्सचर है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जो आपको कंफर्टेबल रखने के लिए बनाई गई है। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं जब आप यूज करते हैं वहां पर ऊप्स, राइट। तो ये है जावास्क्रिप्ट के तीनों फीचर। आखिरी फीचर, और ये मुझे आप समझाइए, अब भी मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल दिए, आप बताओ HTML के अंदर टेबल बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। टेबल के अंदर डेटा भी आप ला सकते हो HTML से, उसका रंग वंग भी बदल सकते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब मैं किसी रो पे क्लिक करूं तो वो रो डिलीट हो जाए, नहीं कर सकते। रो पे क्लिक करने पर रो डिलीट हो जाए। अगर आपको लग रहा है ऐसा कहां होता है, आपकी शॉपिंग कार्ट में होता है। आप अपनी शॉपिंग कार्ट में किसी आइटम पे क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं तो आइटम डिलीट हो जाता है। ये HTML नहीं कर रही है, ये CSS भी नहीं कर रही है, ये कर रही है जावास्क्रिप्ट। तो किसी भी वेब पेज में यूजर के सामने बटन्स लाकर उनके क्लिक पे कोई एक्टिविटी करना, या आप याद करिए आप Amazon पे जब शॉपिंग करते हैं, कोई आपने प्रोडक्ट सर्च करा, प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई, क्लिक मारा प्रोडक्ट पे, क्या होता है उसके बाद बताओ? तो आप बोलोगे सर एक डिटेल वाला पेज खुलता है। लेफ्ट साइड पे क्या होता है? प्रोडक्ट की इमेज होती है। राइट साइड पे क्या होता है? टेक्स्ट होता है। कभी गौर करा, इमेज पे माउस का पॉइंटर ले जाते हो तो क्या होता है? जैसे ही इमेज पे माउस का पॉइंटर ले जाते हो इमेज एनलार्ज हो जाती है। ये इफेक्ट आ रहा है जावास्क्रिप्ट से, ये CSS नहीं ला रही है, ना ये HTML ला रही है। इस बिहेवियर को बोलते हैं पेजेस को इंटरएक्टिव करना। लॉगिन करते वक्त पासवर्ड नहीं लिखा, बटन दबाया, क्या होता है? पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस इज इंटरएक्टिविटी। और इन सब में कौन लग रहा है? डॉम। जावास्क्रिप्ट लग रही है, और जावास्क्रिप्ट का कौन सा पार्ट लग रहा है? डॉम पार्ट लग रहा है। दिस इज कॉल्ड मेकिंग जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिव। तो आपको याद होगा HTML से पेज का स्ट्रक्चर बनता है, CSS से उसको डेकोरेट करा जाता है, बट वो पेज एक्शन में तब आता है जब उसके अंदर इंटरएक्टिविटी आती है, और ये इंटरएक्टिविटी लाने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। क्लियर हुआ? चारों वर्ड्स क्लियर हो गए? तो एक बार जाते जाते बोल दीजिए कैसी लैंग्वेज है? डायनेमिकली टाइप्ड, इंटरप्रेटेड, ब्रैकेट में कंपाइल्ड ऑन द फ्लाई, with object oriented capabilities used for developing interactive web pages। एक आध दिन लिखेंगे तो याद हो जाएगा, और यही डेफिनेशन बोलनी है। बाकी स्टूडेंट बोल कर आएंगे इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो दुनिया में 900 हैं, तुम्हारी लैंग्वेज के क्या फीचर है ये पता है? तो आप बोलोगे यहाँ 4 फीचर हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायनेमिक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो 2 ट्रांसलेटर यूज करती है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करती है, और ये लैंग्वेज यूज होती है फॉर डेवलपिंग इंटरैक्टिव वेब पेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे। युवराज, इट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्योंकि आप इसको ब्राउजर पे रन कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्लास मंडे सेम टाइम, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मंडे सेम टाइम नेक्स्ट क्लास।